तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो 2019 से 10 को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, और ये एक्ट जो था वो 2008 का एक्ट था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2008 का एक्ट था, और पहली बार ग्राम सभा जो वर्ष घोषित किया था वो घोषित किया था 2009 से 10, बट एक्ट था 2008 का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, पंचशील समझौता जब वो किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता आप लोग याद रखिएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसमें रिलेट करें तो जिस समय पंचशील समझौता हुआ था वो टाइम था 29 अप्रैल 1954 ईस्वी, और इस टाइम जो अपना पीएम था भारत के वो था कौन, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और पंचशील समझौता जो है वो कहाँ से लिया गया, तो ये बौद्ध धर्म से लिया गया था। पंचशील समझौता जो ये वर्ड है ये बौद्ध धर्म से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो आप लोग को पता है 31 जिला है बिहार में। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो प्रथम ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिश था, जो कि अकबर के समय में आया था। उसके बाद टॉमस रो भी आया था, जो कि जहांगीर के समय आया था 1615 ईस्वी में। और पीटर मुंडी जो एक फ्रांसीसी यात्री था, और ये शाहजहां और औरंगजेब के समय शासनकाल में ये आया हुआ था पीटर मुंडी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर याद रखिए आप लोग, पीटर मुंडी तो जो था वो फ्रांसीसी यात्री था, और किसके समय आया था, तो वो शाहजहां और औरंगजेब के समय आया था। टॉमस रो आप लोग याद रखिएगा ये जहांगीर के समय आया था। और राल्फ फिच जो है ये अकबर के समय आया था, और यही जो है प्रथम ब्रिटिश यात्री था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 1956 ईस्वी के बीच, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था 1956 से 1961 तक हुआ था, और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो पूछ रहा है आप लोग को कि ऐसा कौन सा सुल्तान है दिल्ली का जो कि अशोक स्तंभ जो है इसको कौशाम्बी और टोपरा में दिल्ली से स्थानांतरित किया था। ये फिरोज शाह तुगलक था, ये तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न ये पा जाता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग को पता हो कि अमृतसर की घटना जो कि आप लोग को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो आप लोग को पता है असहयोग आंदोलन की वजह से 1922 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। और मोकला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। क्या आप लोग इसको क्रमानुसार कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंपारण आंदोलन हो जाएगा 1917, तो सी हो जाएगा पहले। उसके बाद अमृतसर घटना हुआ 1919 में, तो ए हो जाएगा। फिर कौन सा हुआ, मोकला विद्रोह 1921 में हुआ, तो डी हो जाएगा। फिर चौरा चौरी कांड हुआ है 1922 ईस्वी में, तो ये बी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्रम आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोग को ईस्वी याद है तो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो याद रखिएगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों पर अधिकार था। तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो है वो किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो वो कुषाण वंशों का उस पर अधिकार था। किस पे, रेशम मार्ग पर। नेक्स्ट प्रश्न यह पा जाता है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था। तो ग्राम पंचायत की बात हो रही थी 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा 1993 ईस्वी। तो 73वें संविधान संशोधन आप लोग याद रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन में उसी टाइम हुआ था। ये जो है ये जो हो गया ग्राम पंचायत से संबंधित है 73वें संविधान संशोधन, और ये जो है 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। और आप लोग को पता है कि 71वां संविधान संशोधन से अपने जो संविधान 71वां संविधान संशोधन से जो संविधान में आप लोग को 3 मतलब भाषा जोड़ा गया था, वो था नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। ये 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था संविधान में। अभी जो है टोटल भाषा की संख्या जो है 22 भाषा है, जो कि अनुसूची 8 में है, तो इसे आप लोग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम यहाँ आप लोग ऑप्शन में नंबर सी में दिख रहा होगा, ब्राह्मी लिपि,
फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। तो इसे आप लोग क्रम में याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्राह्म हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, फिर हो जाएगा गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। तो ये क्रम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है। तो कौनहेरी जो कि मुंबई में स्थित है, इसमें शैल की मतलब एक शैलकृत गुफा है, इसमें जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो कौनहेरी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखें तो आ रहा है अपना कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुस्तौनी सरदेशमुख थे। तो पूछा जा रहा है कि सरदेशमुखी राजस्व में कितना भाग वसूला जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, सरदेशमुखी राजस्व में 1/10 भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत की तृतीय युद्ध के समय वहां का पेशवा कौन था। तो पेशवा जो था उस समय वो थे बालाजी बाजीराव। अब पानीपत का तृतीय युद्ध आप लोग को पूछा जाएगा किसे किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और मराठों का जो पेशवा था वो उस टाइम कौन थे, ये था बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि कृष्णा जो है नदी पर स्थित सैलम श्री सैलम बांध किस राज्य में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्री सैलम बांध किस नदी पर है। तो श्री सैलम बांध आप लोग का कृष्णा नदी पर है। तो इसे आप लोग श्री से याद रख सकते हैं कि भगवान के साथ हम लोग श्री लगाते हैं। तो श्री हो जाएगा सैलम बांध किस पे, कृष्णा नदी पे। उसके बाद याद रखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्री सैलम बांध किस राज्य में। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में आ जाएगा, अपना आंध्र प्रदेश, जिसका राजधानी क्या है अभी, अमरावती राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। तो आप लोग माइकल ओ डायर के बारे में सुने होंगे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। उसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो था रेजिमेंट जनरल डायर। लेकिन यहाँ पर ओ डायर बात आ रहा है। तो ओ डायर ने क्या किया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको ओ डायर ने क्या कहा था, सही बताया था कि घटना जो है वो मतलब वो ठीक हुआ था, मतलब घटना को सही बताया था ओ डायर ने। इसीलिए उधम सिंह ने मतलब उसको जनरल ओ डायर को 1940 ईस्वी में जाके लंदन में जाके इसको गोली मारा। तो याद रखें आप लोग, माइकल ओ डायर को हत्या जो किया था वो किसने किया था, तो उधम सिंह ने किया था, और ये इंग्लैंड के लंदन में जाके 1940 ईस्वी में इसका हत्या किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित है। तो ये तमिलनाडु में जो है अधिकतम जो है तालाबों के द्वारा ही सिंचित किया जाता है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और यहाँ पर दिया गया एक साइड में जो है कि पशु का नाम दिया गया, दूसरे साइड में जो है वो वन के नाम है, पार्क के नाम है। बताना कि कौन से मतलब पशु किस पार्क में पाए जाते हैं। तो हंगुल आप लोग याद रखिएगा, हंगुल जो वो दाची ग्राम में पाया जाता है। बाघ जो कि टाइगर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये सुंदरबन में मिल जाएगा आप लोग को। भारतीय सिंह हो जाएगा, ये गिर वन में पाया जाता है। और राइनोसोरस जो ये काजीरंगा में पाया जाता है। ये आप लोग पता है, राइनोसोरस जो कि गेंडा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये काजीरंगा असम में पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा में ही पाया जाता है, और वो प्रसिद्ध है एक सिंह वाले गेंडा के लिए काजीरंगा, जो कि असम में पाया जाता है। गिरवन आप लोग को पता है गुजरात में है, और सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। के बाद दाचीग्राम कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि संतोपद ग्लेशियर अवस्थित है। तो संतोपद ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, और ये संतोपद ग्लेशियर से ही अलकनंदा नदी जो है निकलती है। कहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी, तो ये संतोपद ग्लेशियर से निकलता है। और सियाचिन की बात करें तो ये जो है लद्दाख में, और ये भारत और पाक के सीमा पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। तो ये शून्यकाल जो है भारत की ही देन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया। तो भारतीय संविधान में आप लोग को पता है कि न्याय जो वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया। तो ऑप्शन नंबर यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं। तो वित्त आयोग जो है वो इसकी संस्तुतियां जो है सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 23 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि मंत्री पद से पद त्याग करने के लिए
मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। मंत्रिपरिषद जो अपना अगर पद त्याग करना चाहता है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि भारतवर्ष के लिए संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भारतवर्ष के लिए जो संघीय ढांचे पर प्रथम प्रस्तुत किया गया था वो 1935 के अधिनियम से प्रस्तुत किया गया था। और आप लोगों को पता होगा कि 1935 के अधिनियम को ही भारत की जो अभी संविधान है उसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है 1935 के अधिनियम को कहा जाता है, क्योंकि 1935 के अधिनियम से बहुत सारा कानून या नियम जो है वो अभी अपने संविधान में लिया गया है। तो इसे अभी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पा जाएगा कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आप लोग को पता है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य आप लोग को पता है कि बांग्लादेश नहीं है, के बाद वियतनाम है, ब्रुनेई है और म्यांमार है, लेकिन बांग्लादेश जो वो आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद में से कौन निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो आप लोग को पता है कि अपना जो भाग 4 है, भाग 4 इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका जिक्र किया गया और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग DPSP। इसी में आर्टिकल है 40 और इसी आर्टिकल में आप लोग को क्या मिल सकता है? ग्राम पंचायत का गठन का मतलब जिक्र किया गया अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक मार्ग है, तो एक मार्ग क्या है? ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। आप लोग को पता होगा कि जो बहुत सारे सामान आप लोग खरीदते उस पर 1 मार्क लगाया जाता है, तो वो गारंटी का मोहर गुणवत्ता की है, वो सही क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आप लोग को पता होगा कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देशों से गुजरती है। इंडोनेशिया आप लोग का एशिया महादेश में हो गया, उसके बाद ये दोनों जो हो गया वो कोलंबिया आप लोग को पता है कि वो वहाँ पे आ जाता है, दक्षिण अमेरिका में आ जाता है। उसके बाद केन्या की बात करें तो केन्या आ जाता है अपना, केन्या अफ्रीका में शायद आ जाएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा, हमें भी डाउट है इसमें। तो भूमध्य रेखा जो है वो इन भूमध्य रेखा गुजरती है वो इन 3 देशों से होते हुए गुजरती है। उसके बाद ब्राज़ील से तो नहीं गुजरती है, वेनेजुएला, इथियोपिया इस वजह से नहीं गुजरता है। मतलब पूछा जा रहा है कि इनमें से एक भी इसमें एब्सेंट नहीं होना चाहिए, सभी से गुजरना चाहिए भूमध्य रेखा। तो ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी एक है जो इसमें कि भूमध्य रेखा गुजर रही है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है, फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है। तो आप लोग याद रखें विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सबका निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लेकिन गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, जो निर्वाचित नहीं है तो वो किसे भाग ले सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा अपना, देखें तो 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो आधारभूत और उपभोक्ता जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा चंद्रयान 3 में अंतरिक्षयान को कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, और ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। और आप लोग को पता है कि विक्रम साराभाई केंद्र जो है ये कहाँ है? ये है आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा केरल के आसपास तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। केरल में तिरुवनंतपुरम है, वहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। उसके बाद सतीश धवन केंद्र आप लोग को बता दें श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में, और भाभा अनुसंधान केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना 34 नंबर की, जो बैंक निक्षेप बना नोटिस को निकाले जा सकते हैं उसे कहा जाता है? तो इसे हम लोग मांग निक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संगठीय बजट से है? ये कटौती प्रस्ताव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो बिहार के 3 हस्तियों को चुना गया है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि निर्यात में वृद्धि होता है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। मतलब अगर हम लोग अपना देश में जो भी सामान बेच रहे हैं अगर उसका दाम घटा दें तो विदेशी लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि दाम हम लोग घटा दें, इसीलिए कहते हैं कि निर्यात में क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि परिस्थितियों क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ये 20 है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ के तिब्बत के पठार के समुद्र तल से ऊंचाई है कितना। ये 5 किलोमीटर है। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से ऊंचाई 5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में पाया जाता है। तो अजंता पर्वतीय श्रेणी है जो कि एक ही राज्य में पाया जाता है, सिर्फ महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि निम्नलिखित देशों का मुद्रा कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो बुल्गारिया, बुल्गारिया की मुद्रा लेब, ये सही है। मोल्दोवा की मुद्रा लियो, ये भी सही है। लेकिन अल्बानिया का मुद्रा भी लेक, ये भी सही है। लेकिन इटली का मुद्रा यूरो ना होके लीरा है। यूरो जो है वो यूरोपीय देश का मुद्रा होता है अक्सर, लेकिन इटली का मुद्रा जो वो लीरा है। बाकी बात फिजी की बात करें, फिजी की मुद्रा डॉलर हो जाएगा। और न्यू गिनी की मुद्रा जो वो कीनी है। न्यू गिनी, इसमें भी इनी आ रहा है, इसमें भी कीनी में भी इनी आ रहा है। ये आप लोग मुद्रा याद रख सकते हैं। बाकी बात फिजी का मुद्रा डॉलर हो जाएगा। और फिजी की राजधानी जो है पलाऊ हो जाएगा। पलाऊ नहीं है, फिजी का हम लोग आप देख लीजिएगा। बाकी बात इटली की जो है, पलाऊ तो एक देश है, इटली का मुद्रा हो गया लीरा, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो क्या प्रभावित होते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न पाया जाता है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है आप लोग याद रख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी जिसे कह रहा है तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, अपना उत्तर पश्चिमी वाला भाग हो जाएगा ये। जैसे कि इधर आ जाता है अपना पंजाब वगैरह, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये वाला हो जाएगा। फिर पश्चिमी भारत की बात करें तो ये गुजरात सब आ जाता है इसमें पश्चिमी भारत में। तो यहाँ पर कपास का खेती अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो इसका आप लोग याद रख सकते हैं, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। इसका ट्रिक है आप लोग का कि कृष्ण भगवान जब बचपन में थे वो क्या करते थे, माटी में खेलते थे। तो माटी से आप लोग याद रख सकते हैं कृष्ण भगवान कि अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर। और ये बांध जब बनाया गया था वो 2005 ईस्वी में बनाया गया था अलमाटी बांध। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हनुमान बैराज जो है वो किस नदी पर है। ये कोसी नदी पर है हनुमान बैराज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, देवांग घाटी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन था। तो ये नीरज चोपड़ा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटाई कल सुबाई, आप याद रखिएगा, कल सुबाई जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो वो अन्नामुडाई हो जाएगा। अन्नामुडाई हो जाएगा का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है भारत के बाहर विश्व के सबसे पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया लॉस एंजिल्स। याद रखिए आप लोग, लॉस एंजिल्स में मतलब इसका क्या गया, योग विद्यालय का सबसे पहले उद्घाटन भारत के बाहर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक जो वो रस्किन बॉन्ड है। लंदन एडवेंचर लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर ये पुस्तक जो है, और इसका लेखक कौन होगा, हो गया रस्किन बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पाया जाता है कि 19 सितंबर 2023 को 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन था। ये संविधान संशोधन 106 था, लेकिन बिल की बात करें तो ये बिल हो जाएगा 128वां बिल था। ठीक, तो 128वां बिल विधेयक था, मतलब संशोधन विधेयक था। संशोधन विधेयक पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 128वां। सिर्फ संविधान संशोधन पूछा जाता, एक्ट पूछा जाता तब 106वां एक्ट हो जाता, लेकिन विधेयक पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा 128वां। तो ये बंधन एक्ट इसका नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं जो कि जस्ट लागू हुआ 2023 ईस्वी में। और अपना टोटल जो 106 में संविधान संशोधन हो गया। पहले 105 संविधान संशोधन था और 127 बिल विधेयक था, लेकिन यहाँ पर अब हो गया 106 संविधान संशोधन और फिर विधेयकों की संख्या जो हो गया संशोधन विधेयक वो हो गया 128।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किस, एक प्रश्न आप लोग को यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि टोटल देखिए बिल विधेयक तो हो गया 128 बिल आया था 128, लेकिन एक्ट बन पाया है 124। तो ये पूछा जा सकता है आप लोग क्वेश्चन को कि अभी तक मतलब जब से संविधान संशोधन हुआ है शुरू से लेकर आज तक कितना ऐसा बिल है जो मतलब संशोधन विधेयक जो कि पारित नहीं हो चुका है। तो आप लोग 128 में 106 घटा देंगे तो 22 विधेयक ऐसा हुआ है जो कि एक्ट नहीं बन पाया, मतलब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं किया है। तो आप लोग याद रखिएगा 22 मतलब एक्ट ऐसा है, मतलब विधेयक ऐसा है जो कि पारित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ जाएगा कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट खिताब जीता है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया एवं विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं CuSO4 प्लस Fe है। ये क्या Fe जो यहाँ पर SO4 को विस्थापित कर रहा है CuSO, इसलिए यह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है SO4 जो है Cu के साथ, लेकिन यहाँ पर ले लिया कौन, Fe ले लिया, तो क्या कर लिया SO4 को विस्थापित कर लिया कौन, Fe, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए। तो चावल की खेती के लिए कितना होना चाहिए वर्षा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो कहाँ पाई जाती है अधिकतम विभिन्नता, तो जहाँ पर गर्मी वगैरह ज्यादा पाया जाता है तो वहां पर पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में मतलब अधिकतम विविधता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्नेहक के रूप में आप लोगों को पता है कि ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पंज क्या है। तो स्पंज एक जीव है, आप लोग को पता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस में पूर्णतः जल से भरा है तो ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाए या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल जो है ऊपर की ओर बहने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बताया था कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ही भूमंडलीय तापन भी बढ़ रहा है। किसेरुकु प्राणियों में चिकनी अंतःपरद्रव्य जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब अगर आप लोग यकृत में विष है तो निर्विषीकरण करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसी ये मतलब अंतःपरद्रव्य जलिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण, ये किसी के क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। राइबोसोम्स की रचना होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स होती है। राइबोसोम्स की संरचना में क्या होती है, आरएनए और प्रोटीन्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रभावशाली है। तो यक्षमा के रोगों में जो रिफैम्पिसिन औषधि का जो प्रभावशाली होता है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि क्षार क्या करता है, नीले रंग को क्या कर देते हैं, लाल में बदल देता है। यहाँ पर हल्दी की बात हो रहा है तो ये फिर भी लाल में बदलेगा। सॉरी आप लोग को गलत बता दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग को पूछा जाएगा कि अम्ल जो है वो क्या करता है, नीले रंग को लाल में बदलता है, उसके बाद क्षार जो है वो लाल रंग को नीला में बदलता है। लेकिन यहाँ पूछा रहा है हल्दी के लेप में क्षार मिलाया जाए तो वो लाल रंग हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, लेकिन ये यहाँ पर दिया है कम, तो गलत है। बाकी बात तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन वायु के वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पूछा जा रहा है कि जैव ये कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। तो ये जो तुलसी का पौधा है इसे हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी है। नेक्स्ट प्रश्न पर पूछा जा रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से
ये क्या होगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पहले कहा जाता था कि सांपों को क्या होता था, पैर होता है, लेकिन पैर का प्रयोग नहीं किया जाने के कारण उसका क्या हो गया, पैर गायब हो गया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति सिद्धांत से ये जैव विकास के अंतर्गत ही ये नहीं, मतलब रूल जो नियम मतलब प्रतिपादन किया गया था लेमार्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि उनमें डैश का अभाव होता है, इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, इसीलिए। एक प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि क्वथन होता है, तो क्वथन क्या होता है, एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्वथन जो एक निश्चित तापक्रम पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अन्य 11-22 से वो एक बीटा उत्सर्जन करने के बाद पदार्थ क्या बनेगा। तो आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग एक बीटा उत्सर्जन करते हैं तो उसमें परमाणु संख्या में एक बढ़ोतरी होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कुछ नहीं होता। लेकिन एक अल्फा कण निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या में 4 माइनस होगा और परमाणु संख्या में 2 माइनस होगा, लेकिन गामा किरण निकालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप लोग याद रखेंगे कि यदि हम लोग अल्फा किरण निकाल रहे हैं तो क्या होता है कि परमाणु संख्या में 2 की घटौती होगा, मतलब 2 घटेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या में 4 माइनस होगा, मतलब घटेगा। और अल्फा बीटा के किरण की बात करें तो बीटा में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक प्लस हो जाता है क्या, परमाणु संख्या। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि बीटा उत्सर्जन कर रहा है तो परमाणु संख्या अनेक 11 है, तो इसमें एक परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो 12 किसका परमाणु संख्या होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो किसी ठोस को गर्म करने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे द्रव में परिवर्तन होता है, ये गलत है। तो मुख्य बात सब सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।